नमस्कार दोस्तों। उप अंकेक्षक की तैयारी उम्मीद है अच्छी चल रही होगी आपकी। और आज की इस सेशन में हम डेप्रिसिएशन का एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि अकाउंट से एक बहुत बड़ा पोर्शन होने वाला है, तो उसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। और अकाउंट्स में बहुत सारे टॉपिक हैं जिनका एमसीक्यू बेस्ड बनेगा और आपको उसकी तैयारी करनी होगी। और उनमें से एक टॉपिक है डेप्रिसिएशन, जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो मैं कोर्स में डाल चुका हूँ। ये जो एमसीक्यू डल रहा है डेप्रिसिएशन का, वो कोर्स में भी डलेगा और ये यूट्यूब पे भी डलेगा। तो जो यूट्यूब पर देख रहे हैं इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल में प्राप्त कर लें, बाकी जो कोर्स में है उनको ये कोर्स में ही दिख जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मतलब समझते हैं। मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन मतलब होता है मूल्यह्रास। अब बोले सर ये मूल्यह्रास क्या है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब तो हो गया मूल्यह्रास। मूल्यह्रास मतलब ये है कि कोई आपने संपत्ति खरीद के लाई, उसका समय जैसे जैसे बीतते जाएगा वैसे वैसे उसकी मूल्य में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे उसके मूल्य में कमी आती जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक कार लेकर आता हूं, मेरी कार की कीमत है 20 लाख रुपए। अब मैं आप ही से पूछूंगा कि कार 3 साल हो गई है, आप 3 साल में इसको 20 लाख में खरीद लो, तो आप खरीद लोगे क्या? नहीं खरीदोगे। बोलोगे नहीं नहीं सर, मुझे 14 लाख में देंगे तो मैं खरीद लूंगा। तो ये 20 लाख से 6 लाख इसके मूल्य में कमी आई कि नहीं आई? क्यों आई होगी, सोचो क्यों आएगी। तो पहले सबसे पहले तो जो मूल्य में कमी आ रही ना, वही मूल्य कमी क्या कहलाती है? डेप्रिसिएशन कहलाती है, मूल्यह्रास कहलाती है। पहला बात तो है क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि मैंने उस कार को चलाया होगा, 30 40 50 हजार किलोमीटर चला दिया, तो उसका यूज कर लिया, तो यूज के कारण, उपयोग करने के कारण मूल्य में कमी आती है। समय बीत जाने के कारण कमी आती है, पुरानेपन के कारण कमी आती है। अरे मैं कार को नहीं भी चलाऊं, ये बोर्ड लिया, इस बोर्ड को मैं 2 साल पहले लिया और अभी तक नहीं चला, यूज नहीं किया, फिर भी आप, अगर मैं इसको 2 लाख में खरीदाऊंगा तो आप 2 में तैयार नहीं हुए खरीदने के लिए। बोले उतने में तो भाई मैं नया खरीद लूं, फिर ये पुराने क्या करो? तो पुरानेपन की वजह से भी कमी आ जाती है। वियर एंड टीयर एक वर्ड यूज करते हैं, उसको जितना यूज करोगे, वियर एंड टीयर करोगे, उतना डेप्रिसिएशन होगा, लगेगा। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन मींस, मूल्यह्रास का अर्थ क्या है? ग्रेजुअल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, स्थायी संपत्तियों के मूल्य में धीरे धीरे कमी। और एक चीज याद रख लेना, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, ये सब सवाल बन सकते हैं, जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ सब सवाल बन सकते हैं। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पर ही लगेंगे, स्थायी संपत्तियां पर लगेंगी। किस पे लगेंगी? स्थायी संपत्तियों पर ही लगेगी। डेप्रिसिएशन कैसे? स्थायी संपत्तियों पर ही लगेंगी। क्लियर? क्या इतनी सी बात क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन। देखो डेप्रिसिएशन जो है एसेट पर चार्ज किया था, लेकिन कैसा? फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स पर नहीं, करंट एसेट पर नहीं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में तो और मेरे को फायदा मिलेगा। करंट एसेट पर नहीं लगाया था, वो फिक्स नहीं रहता, 1 साल के अंदर वो सब बिक जाने वाला है। इनटेंजिबल एसेट्स पर और नहीं, केवल अमूर्त संपत्तियों पर, इस पर नहीं, केवल नहीं। अच्छा, यहीं से मैं एक और चीज आपको टर्म एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे अगर नॉर्मल हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं किस पर? फिक्स्ड एसेट्स पर। अब फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आ जाएंगे? स्थायी संपत्तियां में क्या क्या आ जाएंगी? बिल्डिंग्स आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी आ गई, ठीक है, कोई फर्नीचर आ गया, ये सब आमतौर पर इस पर डेप्रिसिएशन लगते हैं। क्लियर? अच्छा, एसेट्स में आपके गुडविल भी होते हैं, गुडविल, पेटेंट भी होता है, गुडविल है, पेटेंट है, ये सब भी तो होते हैं, गुडविल, पेटेंट। ठीक है, ये लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? इनटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्तियां, इनटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्तियां। ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्ति है, अमूर्त संपत्तियां। अब याद रखना, जो मशीनरी पर बिल्डिंग पर यानी कि स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो उसके लिए उसकी जो मूल्य कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इस पर जो मूल्य कमी आती है उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। लेकिन जो गुडविल पर लगता है, पेटेंट पर लगता है, यानी कि इनटेंजिबल एसेट्स पर लगता है, अमूर्त संपत्तियों पर लगता है, उसको हम एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। और जो नेचुरल रिसोर्स पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसको डेप्रिसिएशन ना बोल के डिप्लीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन। तो ये सब भी याद रखेंगे, ये सब को आपको याद रखना ही है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस पर मूल्यह्रास नहीं लगता? बिल्डिंग लगता है, मशीनरी लगेगा, फर्नीचर लगेगा, लैंड पर नहीं लगेगा। लैंड पर क्यों नहीं लगता? आमतौर पे इसका जो मूल्य है वो कम नहीं होता, भले और बढ़ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का ठीक विपरीत शब्द है एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का ठीक विपरीत शब्द है एप्रिसिएशन। क्लियर? जैसे डेप्रिसिएशन में मूल्य में कमी आती है, मूल्यह्रास, वैसे मूल्य वृद्धि है।
आपने 2 साल पहले जमीन खरीदी होगी 10 लाख की, अब वो 12 लाख की हो जाएगी, 15 लाख की हो जाएगा, मूल्य में वृद्धि हो गई, तो लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। डेप्रिसिएशन इज कैसा है डेप्रिसिएशन? देखो, एक नॉन कैश एक्सपेंस है, गैर नगद खर्च है। क्यों गैर नगद खर्च है? क्योंकि डेप्रिसिएशन में एक लॉस है, और इसका अकाउंटिंग कैसे होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जैसे 10,000 का मान चलो डेप्रिसिएशन लग गया 10,000, टू कोई भी है, फर्नीचर में है तो फर्नीचर अकाउंट ऐसे लगता है 10,000, ये अकाउंटिंग होती है। डेप्रिसिएशन को डेबिट करते अपन, ठीक है, और जिस असेट पर लगा है उसको क्रेडिट करते। ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाता है। किस में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। और कैसे? डेबिट साइड, यानी कि लॉस वाले साइड। लॉस मानते इसको, एक्सपेंस मानते हैं, समझ लो, खर्चा मान लेते हैं, लॉस मान लेते हैं। क्लियर? लेकिन ये लॉस जो है वो कैश में नहीं दिखेगा कि कैश चलेगी आपका, उसकी बस वैल्यू गिरते जाएगी, वो बुक्स में बस शो होते हैं। तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, गैर नकद खर्च है, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, चलो यही क्वेश्चन अगला है, तो उसका उद्देश्य मैं समझा दूंगा। लेकिन इससे पहले अगर ये पूरे एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रहे होंगे और ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, सब ऑडिटर उप अंकेक्षक का कोर्स है, उप अंकेक्षक सब ऑडिटर का, और बहुत ही कम फीस पर ये अवेलेबल है। और मैं बता दूं आपको, इसका आप लाभ उठा सकते हो अभी न्यू ईयर के टाइम, ठीक है, न्यू ईयर के टाइम इस कोर्स का आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एडिशनल आपको पूरा 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी आपका प्राइस है उसमें और 40% ऑफ मिल जाएगा, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। इनकेस आपको जस्ट पहले भी लेना है न्यू ईयर के, आप इंतजार नहीं करना चाहते ऑफर के, तो वो 877 वाले में कॉन्टैक्ट करके आप इस नंबर पर 8770123687 इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं, ठीक है। ये दरअसल ऑफर हम अपने तरफ से ना देंगे, मतलब जो एप्लीकेशन है उनके तरफ से आता है, तो इस वजह से कभी कभी कुछ बच्चे ज़्यादा प्राइस में खरीद लेते तो नाराजगी जताते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर भी नहीं रहता। तो मूल्यह्रास का लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिड्यूस टैक्स ओनली, शो लेस एसेट, असर्टेन ट्रू प्रॉफिट। ट्रू प्रॉफिट, सही लाभ दिखाना, सही लाभ जानना। क्यों ऐसा? देखो, उससे ना ओरिजिनल स्थिति पता चलती है, वास्तविक स्थिति पता चलती है। कैसे वास्तविक स्थिति पता चलेगी? जैसे मान के चलो मेरे पास फर्नीचर है, मैं अपने कोचिंग में फर्नीचर लेके आया, मान के चलो 10 लाख रुपए का, ठीक है। ये बिल्डिंग दिख रहा है आपको बिल्डिंग मान के चलो 20 लाख रुपए का, ओके। उसके बाद ये स्मार्ट बोर्ड है, ये भी एक असेट हो गया, समझ लो, बोर्ड है, मशीन है, मशीनरी बोल लो, ये भी मैं लेके आया 10 लाख रुपए का, ठीक है। नहीं बताओ, 1 साल के बाद ये 10 लाख का 10 लाख रहेगा फर्नीचर, मैं इसको बेचूंगा तो 10 लाख में बिक जाएगा क्या? नहीं, ये तो यूज है, सेकंड हैंड बेचना पड़ेगा, कम में बिकेगा। तो हो सकता है ये 10 लाख का 8 लाख में बिके, बिल्डिंग जो 20 लाख है वो बोले 18 में बिके, बोर्ड जो है 10 लाख का वो 5 लाख में बिके। तो यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं 10 20 30 30 प्लस 10 40 लाख की मेरी संपत्ति दिख रही है, और यहाँ पे मेरी संपत्ति 8 प्लस 18 26 26 प्लस 5 31 लाख की संपत्ति दिख रही है। तो क्या ये ओरिजिनल पोजीशन बताएगा? मैं अभी भी अगले साल भी अपने एसेट को, संपत्ति को 40 लाख का बताऊं तो जमेगा क्या? नहीं, ये ट्रू वैल्यूएशन नहीं है। तो एसेट्स का या कैपिटल का ओरिजिनल वैल्यू दिखाने के लिए भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है, वास्तविक स्थिति जानने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है, एक्चुअल प्रॉफिट लॉस जानने के लिए भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है। तो असर्टेन ट्रू प्रॉफिट, सही लाभ जानना। अगला सवाल देखते हैं, विच कंसेप्ट सपोर्ट्स चार्जिंग डेप्रिसिएशन? कौन सी अवधारणा मूल्यह्रास का समर्थन करती है? कॉस्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो ये है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, चालू अवधारणा। तो ये कंसेप्ट और जो एजम्पशन रहते हैं इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है कोर्स में भी, यूट्यूब पर भी शायद डला पता नहीं, बट VVIMP सेक्शन है वो, वहाँ से सवाल बनते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ऐसा है कि बिजनेस भैया चलते रहेगा, हम ये सोच के नहीं चल रहे हैं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, 1 साल में खत्म हो जाएगा। हम ये मान के कोई बिजनेस चालू करते हैं कि वो लंबा चलेगा, सालों साल चलेगा, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न सालों साल चल रहा है, तो भाई अपन सालों साल के हिसाब से वो वैल्यू को कम भी करते चले। तो डेप्रिसिएशन किसके अंदर आता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर। चलो उदाहरण, वियर एंड टियर मीन्स, वियर एंड टियर का क्या अर्थ है? लॉस ड्यू टू रेगुलर, नियमित उपयोग से होने वाले घिसावट को हम वियर एंड टियर बोलते हैं। नियम में से कौन मूल्यह्रास का कारण नहीं है? पासेज ऑफ टाइम, समय का प्रभाव है, समय के अनुसार भाई वैल्यू कम होती जाती है। पुरानापन, जी बिल्कुल। ऑब्सोलेंस, वियर एंड टियर, ये भी है। एप्रिसिएशन नहीं है, इसमें तो मूल्य वृद्धि हो जाती है। डेप्रिसिएशन चार्ज टू, मूल्यह्रास किस खाते में डाला जाता है? बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस में? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला जाता है ना, एक्सपेंस साइड, डेबिट साइड, ठीक। मूल्यह्रास का लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रॉफिट डिक्रीज होगा, ठीक है, प्रॉफिट डिक्रीज होगा, है ना, प्रॉफिट डिक्रीज होगा। क्लियर? चलो
स्ट्रेट लाइन मेथड प्रोवाइड, सीधी रेखा पद्धति क्या देती है? तो ध्यान रखना, सीधी रेखा दो पद्धति होते हैं। अब यहाँ लगी और मैं कुछ और पद्धति बताऊंगा, फिलहाल एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो दोनों अलग अलग मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल फिक्स डेप्रिसिएशन होता है, एक ही अमाउंट, फिक्स अमाउंट को डेप्रिशिएट करते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू में ना परसेंट भले सेम रहेगा, तो परसेंट सेम रहता है लेकिन हर साल का अलग डेप्रिसिएशन आता है, हर साल का अलग डेप्रिसिएशन आता है। जैसे ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन मेथड में SLM में हमारा फॉर्मूला क्या लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई यूजफुल ईयर या नंबर ऑफ ईयर जो उसमें काम आए। भाई जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं कोई 11 लाख के एक सामान लेके आया, 11 लाख की मशीन लेके आया, मुझे इतना मालूम है कि ये 10 साल चलेगा। कितने साल चलेगा? 10 साल चलेगा। 10 साल के बाद एक दिन भी नहीं चलेगा, ठीक है। और ये भी मालूम है कि उसको वैल्यू डाउन होते जाएगा जरूर, लेकिन इतना कि कबाड़ में बेचूंगा तो 1 लाख रुपए तो मिल ही जाएगा। तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख रुपए हो गई। तो 11 में से 1 लाख घटा है, कितना बचा? 10 लाख। और 10 लाख डिवाइड बाई 10 करेंगे, कितना आएगा? 1 लाख रुपए। तो ये फॉर्मूला है। तो इस ऐसे में हर साल 1-1 लाख रुपए हम डेप्रिसिएशन करते चलेंगे पूरे 10 साल तक। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। WDV में क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में इसमें होता यह है कि एक फिक्स परसेंटेज रहता है। जैसे मान चलो 10 लाख रुपए का मशीन है, मैंने बोल दिया कि 20% डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल, 20% डेप्रिसिएशन लगेगा। हर एक बात को सुनना ध्यान से। तो 10 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगा? 2 लाख। अब दूसरे साल देखो वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 में से 2 लाख 8 लाख की वैल्यू हो जाएगी। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा अभी भी 20% लगेगा, लेकिन 20% 10 लाख पर नहीं लगेगा। किस पर लगेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू। मतलब ये जो वैल्यू कम हो गई ना, 2 लाख से कम हो गई, 2 लाख घटा दोगे कितनी हो गई? 8 लाख हो गई। तो 8 लाख पे 20% लगेगा, यानी कि 8 लाख का 20% आप 1.6 लाख, ठीक है। अब तीसरे साल किस पर लगेगा? अभी भी 20% पर लगेगा, 20% लगेगा, लेकिन किस पर? 8 में से 1.6 लाख घटा दो तो ये बचेगा 6.4 लाख। तो इसका 20% आप कैलकुलेट करोगे तो ये होता है 1.28 लाख। तो आप देखना, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है। पहला चीज, रिटर्न डाउन वैल्यू में अलग रहेगा। पहली बात समझ आई? पहला डिफरेंस, स्ट्रेट लाइन वाले में हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहता है, मूल्यह्रास सेम रहता है, रिटर्न डाउन वैल्यू में अलग अलग रहता है। दूसरी बात याद रखना, जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है उसमें शुरुआती दिनों में ज्यादा पैसा लगता है, फिर हर साल थोड़ा थोड़ा कम होता है। जैसे पहले साल डेप्रिसिएशन 2 लाख लगा, दूसरे साल 1.6 लाख, तीसरे साल 1.28, ऐसे कम होते जाता है। ये सब सवाल पूछे जाते हैं, इसमें भी इंक्लूडेड होगा। तो क्या है? सीधी रेखा पद्धति क्या देती है? डिक्रीजिंग डेप्रिसिएशन नहीं, इंक्रीजिंग नहीं, इक्वल डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, हर वर्ष समान मूल्यह्रास। जैसे हम देखे, ठीक है, इससे पहले वाले एग्जांपल में देखे। फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा पद्धति का सूत्र क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, यही है ऑप्शन बी। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, चार्जेस, डेप्रिसिएशन और, तो WDV पद्धति में मूल्यह्रास किस पर लगाया जाता है? ओरिजिनल पर, स्क्रैप वैल्यू पर, बुक वैल्यू ऑफ एसेट। बुक वैल्यू ऑफ एसेट, बुक वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं 10 लाख रुपए का मशीन लेके आया, ठीक है, और उसमें पहले साल लग गया 2 लाख का डेप्रिसिएशन, कितना? 2 लाख का। तो ये 2 लाख रुपए को मैं घटा दूंगा तो अब मेरी बुक वैल्यू कितनी दिख जाएगी? 8 लाख। भले मैं सामान को 10 लाख में लिया था, लेकिन 2 लाख एक साल पहले साल डेप्रिसिएशन घटाया, फिर अब कितना बच गया? 8 लाख। तो अब अगर मेरे को अगले साल 20% डेप्रिसिएशन लगाना है तो 8 लाख पे लगाऊंगा, ना कि 10 लाख पर। तो इसी जो 8 लाख आया ना घटा के, उसको क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू ऑफ एसेट। आगे बढ़ते हैं। इन WDV मेथड डेप्रिसिएशन इज, WDV में क्या रहता है? WDV पद्धति में मूल्यह्रास कैसा रहता है? हर साल सेम रहता है कि हायर इन इनिशियल ईयर, शुरुआती वर्षों में अधिक रहता है, फिर बाद धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये ऑप्शन बी सही आंसर है। मशीनों के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त है? तो WDV। मशीनों के लिए ना WDV मेथड उपयुक्त है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, स्क्रैप वैल्यू मीन्स, स्क्रैप वैल्यू का क्या अर्थ है? कबाड़ का जो कीमत है। एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंत में अनुमानित वैल्यू जो भाई कबाड़ में डालने से मिल जाए अपने को। तो ऑप्शन बी। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट रिफर्स टू, यूजफुल लाइफ का अर्थ क्या है?
टोटल लाइफ कुल जीवन, बाजार जीवन, पीरियड एसेट कैन बी यूज, संपत्ति का उपयोग अवधि। जी बिल्कुल ये होता है ऑप्शन सी। मतलब मैं कोई गाड़ी लेके आ गया तो मेरा मेरे मेरे ऑफिस में, मेरे काम में वो कितने साल तक यूज हो गया। मैं कोई मशीन लेके आ गया तो मैं कितने साल तक उसको यूज कर सकता हूँ, हमारे यूज के लिए कितने साल तक का है वो। ठीक है, तो पीरियड्स एसेट कैन बी यूज, संपत्ति का उपयोग अवधि। मार्केट लाइफ क्या है, टोटल लाइफ क्या है, उससे लेना नहीं, हमारे ये बिजनेस में कितने दिन तक यूज होगा। समझ रही बात? ठीक है, जैसे मान के चलो मैं कोई कपड़ा लेके आया, एक कपड़ा लेके आया, अब हो सकता है भाई मैं इस कपड़े को 10 साल भी पहनूं, हो सकता है इस कपड़े को 1 साल भी पहनूं, 1 महीने भी पहनूं, तो भले इस कपड़े की जो लाइफ होगी वो 10 साल होगी, 10 साल तक चल जाए बोले, लेकिन मैं कब तक पहन रहा हूं उसको देखना है ना। मैं पहनूंगा 1 साल, फिर मेरे लिए वो काम का नहीं रहेगा, ऐसा मैं पहनता हूँ लेकिन 20-20 साल तक पहनता हूँ, लेकिन अब आता नहीं है, दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हैं तो नहीं आता। कौन सी पद्धति रिप्लेसमेंट फंड बनाती है? सिंकिंग फंड मेथड। देखो बहुत सारे मेथड है, एक एन्यूटी मेथड भी होता है, एन्यूटी मेथड, डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड है, एक जबरदस्त मेथड है एन्यूटी मेथड, उसके बारे में थ्योरी में हम बात किए थे। सिंकिंग फंड मेथड क्या है? कौन सी पद्धति रिप्लेसमेंट फंड बनाती है? बोले देखो मैं मशीन लेके आया 10 लाख का, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो गई, 8 लाख हो गई, फिर 6 हो गया, 4 हो गया, ऐसे धीरे धीरे कम हो गया पूरा। ऐसा है कि लास्ट में 10 साल बाद उसको बेचना पड़ जाएगा। तो 10 साल बाद क्या करूंगा मैं? मशीन बेच के काम नहीं चलाऊं? काम चलाने के लिए भाई ये भी है कि एक तरफ डेप्रिसिएशन हो रहा है तो अपन ना उसको रिप्लेस करने के लिए एक फंड भी बनाएंगे, ताकि लास्ट में फिर एक नया सेट भी खरीद ले, तो उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड, निधि संचय पद्धति। क्लियर? एक और होता है एन्यूटी मेथड। एन्यूटी मेथड में ना ए आई बी करके याद कर लेना, ए से एन्यूटी मेथड, आई से इंटरेस्ट और डी से डेप्रिसिएशन। तो एन्यूटी मेथड में हम डेप्रिसिएशन तो देखते ही हैं, मूल्यह्रास तो देखते ही देखते हैं, लेकिन इंटरेस्ट भी देखते हैं। क्यों? मान के चलो एक तरफ मैं 10 लाख का मशीन ला रहा हूं और उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, तो सोचो मेरा 10 लाख रुपए तो गया ही गया, जो कि आगे चल के भाई 10 साल बाद हो सकता है कबाड़ में 1 लाख में बिचे, तो 10 लाख तो गया ही गया है, और उसमें मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूं अलग, मतलब मैं एक लॉस दिखा रहा हूं। और वही चीज सोचो 10 लाख रुपए को मैं मशीन में ना लगा के कहीं बैंक में एफडी करा देता, तो मेरा 10 लाख तो सेफ रहता ही रहता है, लास्ट में मेरे को मैच्योरिटी पीरियड में 10 लाख मिलेगा मिलेगा, साथ ही 70 साल ब्याज मिलेगा ना, वो तो मेरे एक्सपेंस नहीं, वो तो मेरे फायदा है, पैसा है, इनकम है। तो एन्युटी मेथड में इंटरेस्ट को भी कंसीडर किया जाता है और डेप्रिसिएशन को भी कंसीडर किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला है जैसे सीआईडी होता है ना, वैसे एआईडी कर लेना, एआईडी, ए से एन्युटी मेथड, आई से इंटरेस्ट, डी से डेप्रिसिएशन, उसमें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को कंसीडर करते हैं। डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल एसेट इज कॉल्ड, अमूर्त संपत्तियों पर मूल्यह्रास को क्या कहते हैं? अमूर्त संपत्तियों पर मूल्यह्रास को क्या कहते हैं? अब मैं शुरू में ही बता दिया था, नॉर्मल फिक्स्ड एसेट पर जो मूल्य कमी आती है ना उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ये फिक्स्ड एसेट्स पर लगते हैं, या मशीनरी, प्लांट मशीनरी। डिप्लीशन किस पे लगता है? डिप्लीशन लगता है नेचुरल रिसोर्स पर, एमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल एसेट्स पर, यानी कि गुडविल, पेटेंट, ये सब पर। तो अमूर्त संपत्ति इंटेंजिबल एसेट्स पर क्या लगता है? एमोर्टाइजेशन, ये आंसर है ऑप्शन सी। डेप्रिसिएशन ऑन माइंस, माइंस क्या है? देखो खान एक मतलब नेचुरल रिसोर्स वाला आ गया, उससे कुछ कोयला निकाल रहा हो, कोयले की खान है तो कोयला निकाल रहा हो, नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। तो खानों पर मूल्यह्रास को क्या कहते हैं भैया? डिप्लीशन कहते हैं, क्षय। जनरल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन इज, डेप्रिसिएशन मैं बता दिया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करते हैं टू एसेट अकाउंट। एसेट मतलब अगर फर्नीचर पे लगा रहे हो तो टू फर्नीचर अकाउंट, चेयर पे लगा रहे हो टू चेयर अकाउंट, या आप टू बिल्डिंग पे लगा रहे हो तो बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है। डेप्रिसिएशन एंश्योर्स, मूल्यह्रास क्या सुनिश्चित करता है? तो मूल्यह्रास क्या सुनिश्चित करता है भैया? हायर प्रॉफिट, लोअर टैक्स नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट। मैं उदाहरण दिया था ना, एक तरफ मेरा 40 लाख का संपत्ति था और अभी भी मैं 1 साल बाद 40 लाख की संपत्ति बताऊं तो गलत है, उसमें 9 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया है। तो जो 31 लाख बता रहा हूं वो एक्चुअल में ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ, या फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट। मूल्यह्रास इसलिए लगाया जाता है क्योंकि संपत्तियां समय के साथ मूल्य खो देती हैं, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी अमूर्त संपत्ति का उदाहरण है? बिल्डिंग है, मशीनरी है? नहीं, ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, गुडविल, सद्भावना। डेप्रिसिएशन इफेक्ट्स, डेप्रिसिएशन किसको इफेक्ट करता है? कैश बैलेंस को, प्रॉफिट एंड एसेट वैल्यू, लायबिलिटी, सेल्स ओनली? नहीं, देखो देखो डेप्रिसिएशन जो है प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कम कर देगा, और एसेट की भी तो वैल्यू को कम करता है। 10 लाख का मशीन था, 1 लाख डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब बुक वैल्यू में कितने दिखेंगे? 9 लाख रुपए दिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन इकाई पद्धति किस पर आधारित है? ये जबरदस्त है, उत्पादन इकाई। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, मान चलो एक मशीन लेके आया मैं 5 लाख रुपए का, कितना? 5 लाख रुपए का मशीन लेके आया। ठीक है, कितना? 5 लाख।
अब वो मशीन मुझे मालूम है कि कितने समय तक चलेगा, मान 25,000 घंटे चलेंगे। कितने? 25,000 घंटे। पहले साल मैंने उस मशीन को 5,000 घंटे चलाए। कितने? 5,000 घंटे। तो उसका डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा पता है? अगर मैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से जाऊँ तो ये लगेगा 5 लाख रुपए डिवाइड बाई कितना, उसका टोटल कितने साल कितने घंटे चल सकता है? 25,000 घंटे चल सकता है। और मैं पहले साल कितना घंटा चला दिया? 5,000। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये 3 0 काट दिए, 25 से ये 2 बार में काट दिए, 1 2 3 4 4 0, तो 20,000 पहले साल का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 20,000 रुपये लगेगा। समथिंग उतना ही, नहीं ज़्यादा हो जाएगा क्या? अच्छा 5 भी तो है, सॉरी 5 भी है, इंटू 5 करेंगे तो 1 लाख रुपए। ओके, 1 लाख रुपए उसका पहले साल का डेप्रिसिएशन। तो वो यूसेज के ऊपर रहता है, यूसेज और आउटपुट, यूसेज या आउटपुट के। मैं बोल रहा हूँ चलो 5 लाख रुपए का मशीन लाया, वो ये बोल रहा है कि वो 10,000 उत्पादन ही करेगा, उसके बाद एक भी उत्पादन नहीं कर पाएगा, केवल केवल 10,000। तो पहले साल में कितना उत्पादन कर दिया उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। तो 26वें क्वेश्चन का ऑप्शन है सी, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी मंथ क्वार्टरली अकाउंटिंग पीरियड। आमतौर पे अकाउंटिंग पीरियड लेखांकन अवधि जैसे 1 साल के लिए करते हैं ज्यादातर, है ना? तो जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर है उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। मूल्यह्रास किस में मदद करता है? इन्फ्लेटिंग असेट, हाइडिंग प्रॉफिट, कैपिटल मेंटेनेंस, इंक्रीजिंग ड्रॉइंग्स। कैपिटल मेंटेनेंस में पूंजी संरक्षण के लिए, एक्चुअल में कितना पूंजी, कितना संपत्ति, कितना कैपिटल है, वो सब बताता है। यदि मूल्यह्रास ना लगाया, जो न लगाया तो क्या होगा? प्रॉफिट ओवर स्टेट है, मतलब लाभ बढ़ के दिखेगा और असेट भी ओवर वैल्यूड दिखेगा। जैसे मैं एक चीज ये बोल रहा हूं, मान चलो मैं क्लास ले रहा हूं और क्लास में 40,000 रुपये मेरे को महीने का मिल गया। अब मैं अपने प्रॉफिट को सिर्फ 40,000 बताऊं तो सही होगा क्या? नहीं भाई, 40,000 कमाने के लिए मैं 20,000 रुपये का रेंट लिया था, तो भाई मेरा प्रॉफिट एक्चुअल में 20,000 हुआ ना, 40 में से 20 घटा होगा तो 20,000 हुआ। ये एक्चुअल प्रॉफिट है, लेकिन मैं इस खर्चे को नहीं बताऊं तो मेरा प्रॉफिट 40,000 दिखेगा, तो ये तो ज्यादा बता रहा है। तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाओगे ना तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। एसेट ओवर वैल्यूड, जैसे मैं बताऊं मैं 20 लाख का कार खरीदा बोले, तो इसमें भाई 4 लाख रुपए अब तक डेप्रिसिएशन लग गया। अभी भी मैं बोलूं कि मेरा 20 लाख का कार है तो गलत है क्या? हाँ गलत है। 20 में से 4 घटाऊंगा, मेरा कितने रुपए का एसेट है? बोले 16 लाख। अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊं तो ये भी एसेट ओवर वैल्यू दिखेगा, ज्यादा कीमत पर दिखेगा, एसेट ओवर वैल्यूड। तो क्वेश्चन 29 का आंसर सी है। और लास्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस ऑफ, मूल्यह्रास किसकी हानि है? कैश की, वैल्यू ऑफ एसेट की, कैपिटल इंट्रोड्यूस की, सेल्स की, वैल्यू ऑफ एसेट की। संपत्ति के मूल्य की कमी, उसी में तो कमी होती है। 33 क्वेश्चन थे डेप्रिसिएशन वाले। हालांकि जो कोर्स में देख रहे होंगे, मैं बोलूंगा आप पहले थ्योरी पढ़ लें, ज़्यादा देर का थ्योरी टॉपिक वाला नहीं है, बड़ा नहीं है, छोटा ही है। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप टेलीग्राम पर PDF भी प्राप्त कर सकते हो, और बाजू में कोर्स का पूरा डिटेल दिख रहा होगा, ये भी आप परचेस कर लीजिए। धन्यवाद।